शाम का वक्त था। भाग्यश्री के घर पर काफी चहल पहल थी। सभी सेवक भाग भाग कर काम कर रहे थे। घर की सजावट देखने लायक थी। उसी समय वह कॉलेज से घर आई। यो कोलकाता का धर्मतल्ला काफी भीड़भाड़ वाला इलाका है। यही वजह थी कि उसे घर आते आते देर हो गई थी। भाग्यश्री के पिता वहीं पर एक साधारण व्यापारी थे। वे दहेज के लिए पैसे इकट्ठा करने से ज्यादा अपनी दोनों बेटियों को शिक्षित करने पर जोर देते थे और इसमें वे कामयाब भी रहे। भाग्यश्री को अपने घर में किए गए सजावट आदि के बारे में कुछ नहीं पता था। अरे वाह, आज इतनी सजावट, कोई खास बात है क्या? चारों तरफ नजर दौड़ाते हुए भाग्यश्री ने पूछा। शायद तेरी शादी का ख्याल दिल में आया है, इसीलिए मम्मी ने लड़के वालों को बुलाया है। छोटी बहन दिव्या फिल्मी अंदाज में बोलती हुई उसे छेड़ने लगी। माँ, इस बार कौन आ रहा है तुम्हारी इस कालीक्लूटी बेटी को देखने के लिए? कितनी नुमाइश करनी है आपको? क्यों नहीं थक जाती आप? कंधे से बैग उतारकर पैर पटकते हुए भाग्यश्री ने रोष प्रकट किया। बेटा, बड़े अच्छे लोग हैं, तुम्हारी मौसी के ससुराल वाले हैं। लड़का मानव यही यादवपुर में अपना कारोबार करता है। बहुत पैसे वाले लोग हैं। अच्छी बात क्या है पता है? तुम्हारे रंग से उन्हें कोई ऐतराज नहीं है बेटा, माँ ने उसे समझाते हुए लड़के और उसके पूरे खानदान की जानकारी दी, जिसमें भाग्यश्री की कोई दिलचस्पी नहीं थी। यह क्या बात हुई? मुझसे पूछा भी नहीं और रिश्ता तय कर दिया? अभी तो स्नातक का आखिरी साल चल रहा है और उसके बाद मुझे कानून की पढ़ाई करनी है, वह बोले जा रही थी। हाँ, पढ़ लेना, एक बार रिश्ता हो जाए उसके बाद सब कुछ करना। किसने रोका है तुम्हें? माँ ने बीच में ही टोका। और हर बार यही अच्छे और संस्कारी लोग न तुम्हारी बेटी को डार्क कॉम्प्लेक्शन का खिताब देकर चले जाते हैं। रहम करो माँ। भाग्यश्री पैर पटकती हुई अपने कमरे में चली गई। वहाँ बिस्तर पर उसके लिए एक सुंदर गुलाबी साड़ी रखी हुई थी। अब क्या इसे भी पहनना होगा? वह लगभग चिल्ला कर बोली। उसने अपने आप को आईने में देखा। लंबा कद, छरहरा बदन, पतले होंठ, लेकिन सबसे ऊपर उसका सांवला रंग। उसने आईने से नजरें फेर ली। तभी गेस्ट रूम से पापा की आवाज आई, मेहमान आ गए। पापा की आवाज सुनते ही भाग्यश्री का मन स्थिर हो गया। फिर वही सब होगा। लड़के वालों को सब कुछ पसंद आएगा पर सांवली रंगत के आगे सब कुछ फीका पड़ जाएगा। वह अनमने ढंग से तैयार हो गई। उसकी खूबसूरती गुलाबी साड़ी में और निखर गई थी। उसके तीखे नैननक्श किसी का भी दिल चुराने लिए काफी थे। शरबत का गिलास लिए जैसे ही वह अंदर आई, मानव की नजरें भाग्यश्री पर स्थिर हो गई। दोनों की आंखें चार हुई। दिल की धड़कनों ने एक साथ धड़क कर एक दूसरे का अभिनंदन किया। मानव को भाग्यश्री देखते ही पसंद आ गई थी। दोनों पक्षों में बातचीत का सिलसिला शुरू हुआ ही था कि भाग्यश्री ने अपनी बात रख दी। मुझे आप सभी से कुछ कहना है। मैं पहले अपनी पढ़ाई पूरी करूंगी और एक सफल वकील बनने के बाद ही शादी करूंगी। भाग्यश्री ने तनिक ऊंची आवाज में अपनी बात रखी, जिसे सुन सभी स्तब्ध हो गए। मानव के घर वाले जहां बड़ी मुश्किल से उसके सांवले रंग से समझौता कर लड़की के घरेलू होने की बात पर राजी होकर रिश्ता लेकर आए थे, वहीं उसका मुखर होकर बोलना एवं पढ़ाई और नौकरी वाली बात को सभी के समक्ष बेबाक होकर रखना उनसे बर्दाश्त नहीं हुआ। मानव की मां मालती देवी बोलिए, लड़कियों को घर के काम ही शोभा देते हैं और हमारा मानव इतना कमा लेता है कि उसकी गृहस्थी अच्छे से गुजर बसर हो जाएगी। तुम्हारी नौकरी हमें। वाक्य पूरा भी नहीं हुआ था कि भाग्यश्री उठ खड़ी हुई। मालती देवी का इशारा साफ था। न तो वह भाग्यश्री को आगे पढ़ने की अनुमति दे रही थी और न ही एक सफल वकील बनने की इजाजत, जो कि भाग्यश्री का सपना था। ऐसे घर में शादी कर अपने सपनों को कुचलना उसे कतई मंजूर नहीं था।
उसने उनकी शर्तों पर शादी करने से इनकार कर दिया और अपने कमरे में चली गई। भाग्यश्री के इस व्यवहार को मालती देवी ने अपना अपमान समझ लिया और मानव का हाथ पकड़कर खींचती हुई कमरे से बाहर निकल गई डॉट। पर मानव का दिल तो वहीं भाग्यश्री के पास छूट गया था। उसने घर पहुंचते ही भाग्यश्री के मोबाइल पर मैसेज किया, प्रिय भाग्यश्री, मुझे आपके सपनों के साथ कदम से कदम मिलाकर चलना है। माँ पुराने ख्यालात की है, लेकिन मेरा यकीन कीजिए कि मैं उन्हें मना लूंगा। आप बस वह कीजिए जो आपका दिल चाहता है, और हाँ, कहीं अगर मेरी जरूरत महसूस हो तो एक बार आवाज जरूर दें। एक बात और, मैं माँ के खिलाफ जाकर आपसे शादी कर तो सकता हूँ पर करना नहीं चाहता। थोड़ा समय दीजिए, मैं सब कुछ ठीक कर लूंगा। यकीन मानिए, मैं बारात लेकर आपके घर ही आऊंगा। आशा है तब तक आप भी मेरा इंतजार करेंगी। आपका और सिर्फ आपका, मानव। सामने तो कुछ बोला न गया, पीठ पीछे हल्ला बोल। बहुत देखे ऐसे आशिक आवारा, कहते हुए वह संदेश को मिटाने लगी पर हाथ रुक गया। पहली बार किसी से इतनी आत्मीयता मिली थी, कैसे जाने देती भला डॉट। इस बात को बीते लगभग 7 साल हो गए थे। भाग्यश्री ने वह मुकाम हासिल कर लिया था जिसके लिए उसने शादी के कई रिश्ते को ठुकराया था। वैसे इन 7 सालों में मानव ने कभी उसे अकेलेपन का एहसास होने नहीं दिया था। दोनों औपचारिक रूप से मिलते व एक दूसरे का हालचाल लेते रहते थे डॉट। यह बात और थी कि मालती देवी इन बातों से बिल्कुल अनजान थी डॉट। भाग्यश्री अपने सपनों को साकार करती सिविल कोर्ट में प्रैक्टिस करने लगी थी। उसकी छोटी बहन का विवाह अच्छे घराने में हो गया था। उस दिन सुबह के करीब 10 बजे थे। मालती देवी रोजमर्रा के कामों के लिए अपने नौकरों पर हुक्म चला रही थी। तभी उनकी बेटी कामिनी रोते बिलखते मुख्य दरवाजे से अंदर आई। माँ, अब मैं कभी ससुराल वापस नहीं जाऊंगी। चेहरे पर खून जमने से बने स्याह धब्बे साफ नजर आ रहे थे। कामिनी मानव की बड़ी बहन थी। कहने को तो शादी के 8 साल हो गए थे, लेकिन एक भी साल ऐसा नहीं गुजरा था जब कामिनी को सताया न गया हो और कामिनी रोतीन बिलखती घर न आई हो। हर बार उसे समझा दिया जाता, हाथ जोड़े जाते थे और समझा बुझाकर उसे ससुराल भेज दिया जाता था। लोग क्या कहेंगे? बेटी की डोली मायके से निकलती है और अर्थी ससुराल से। मालती देवी हर बार इन्हीं बातों का वास्ता देकर कामिनी को ससुराल भेज देती थी, और यही वजह थी कि उन्होंने भाग्यश्री का रिश्ता ठुकरा दिया था, क्योंकि वह समाज के नियमों के विरुद्ध जाकर पढ़ना चाहती थी, अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती थी, वकील बनना चाहती थी। मगर आज कामिनी के इस दशा ने कोई ठोस कदम लेने पर उन्हें मजबूर कर दिया था। राजू, राजू, मालती देवी ने ड्राइवर को जोर से आवाज लगाई। जी मैम साहब, राजू दौड़ कर आया। गाड़ी निकालो, मालती देवी ने आदेश दिया। कामिनी, गाड़ी में बैठो, मालती देवी ने पर्स हाथ में लेते हुए कहा। राजू गाड़ी निकाल कर खड़ा था। दोनों माँ बेटी गाड़ी में बैठ गए। गाड़ी चलने लगी। कहाँ जाना है मैम साहब? ड्राइवर ने डरते डरते पूछा। सिविल कोर्ट, मालती देवी ने आत्मविश्वास के साथ कहा। कामिनी उनके चेहरे को आश्चर्य से देखने लगी, क्योंकि उसे लग रहा था कि इस बार भी माँ उसे ससुराल छोड़ने जा रही है, और उसने यह भी सोच लिया था कि इस बार अर्थी निकलने वाली बात को वह सच कर दिखाएगी। लेकिन माँ द्वारा सिविल कोर्ट का जिक्र करने से वह अपने अंदर संतोष का अनुभव करने लगी। अब तक वह दूर बैठी थी। करीब आकर वह माँ से लिपट कर रोने लगी। सिविल कोर्ट के आगे राजू ने गाड़ी रोक दी। मालती देवी कामिनी का हाथ पकड़े लगभग दौड़ती हुई चल रही थी। मन में केवल यही था कि इस बार बेटी को इस नकली रिश्ते से आजाद करना है, तलाक दिलवा कर ही चैन लेगी। जहाँ न पति का प्यार है, न सास ससुर का स्नेह, फिर क्यों अनी रहे वहाँ।
उन्हें सारी बातें याद आ रही थी कि किस तरह से कामिनी को बहू न समझ बेटी समझने का वादा किया था। उसके ससुराल वालों ने लेकिन खोखले वादों के अलावा कुछ भी नहीं दिया था। मालती देवी के आंखों के आगे चलचित्र की तरह सारे दृश्य घूमने लगे थे। कामिनी का हाथ थामे सिविल कोर्ट के बड़े से दरवाजे से अंदर चली गई। वह सभी वकील अपने अपने क्लाइंट के साथ व्यस्त थे। किससे अपनी बात कहे, किसी को तो नहीं जानती वे। तभी उनकी नजर एक नेम प्लेट भाग्यश्री नाम को दोहराया उन्होंने। यादों के मानस पटल पर धूल जम चुकी थी। उसे झाड़ा तो तस्वीर साफ हो गई। वे लगभग दौड़ती हुई उसके पास पहुंची। भाग्यश्री के आगे हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। उन्हें ऐसी स्थिति में देखकर भाग्यश्री हड़बड़ा कर उठकर खड़ी हो गई। वह समझ नहीं पा रही थी कि मालवी देवी ऐसे क्यों खड़ी है। कई सवाल एक साथ सामने आ जा रहे थे। आप बैठ जाइए ना मैडम, भाग्यश्री ने औपचारिकता निभाई। मैडम कहा उसने। लगता है मुझे नहीं पहचाना, मन ही मन सोचने लगी मालवी देवी। मालती देवी ने पर्स से फोन निकाला और नंबर डायल करने लगी। मानव, तुम जहां कहीं भी हो यहां आ जाओ। पता राजू से पूछ लेना। जल्दबाजी में केवल इतना ही बोल पाई वह। मां, क्या हुआ? मानव ने कभी मां को इस तरह बात करते नहीं सुना था। वह भी घबरा गया। आधे घंटे में मानव उन सब के सामने था। भाग्यश्री ने मालती देवी को पानी पिलाया, उन्हें शांत किया और फिर एक एक जानकारी उनसे लेने लगी। मामला दहेज उत्पीड़न का था। मैडम देखिए, हमारे पास दो रास्ते हैं। एक तो आप जाकर पुलिस थाने में शिकायत दर्ज करवाएं और आगे कानूनी कार्रवाई की लंबी प्रक्रिया होगी, फिर जो फैसला होगा वह हमें मानना ही होगा। दूसरा, मैं कामिनी जी के ससुराल वालों से मिलकर उन्हें न्यायिक प्रक्रिया के साथ समझाऊं, क्योंकि किसी का घर टूटे यह कोई नहीं चाहता। मैं तो बिल्कुल भी नहीं। आगे आप जैसा कहें, भाग्यश्री बोले जा रही थी, जिसे मालवी देवी सुनकर निहाल हुई जा रही थी और उन्हें अपने किए पर ग्लानि भी हो रही थी। बेटा, तुम्हें जो ठीक लगे वही करो, मालती देवी बोली। भाग्यश्री मानव के साथ जाकर कामिनी के ससुराल वालों से मिली। काले कोट वाले को देखते ही वे सिहर गए थे। रही सी कसर उसके रौबीले अंदाज ने पूरी कर दी थी। उसने उन्हें दहेज उत्पीड़न पर लगने वाले धाराओं के बारे में बताया। न मानने की स्थिति में होने वाले दुष्परिणामों की भी जानकारी दी। मरता क्या न करता। नतीजा यह हुआ कि कामिनी के ससुराल वाले उनकी हर बात मानने के लिए तैयार हो गए। कामिनी के लिए 6 महीने का पूरा आराम, साथ ही पति द्वारा खाना बनाकर खिलाए जाने की हिदायत एवं देखभाल करने की जिम्मेदारी सास-ससुर के ऊपर देकर, साथ ही दहेज में दी गई पूरी रकम को कामिनी के बैंक खाते में भेजने का आदेश देकर भाग्यश्री और मानव वापस आ गए थे। यह सब देख मालती देवी की आंखों में भाग्यश्री के लिए ढेर सारा प्यार उमड़ रहा था। जब उन्हें पश्चाताप करने का कोई और रास्ता नहीं दिखा तो एक दिन बेटे से बोली, मानव, मैं भाग्यश्री को बहू बनाना चाहती हूँ, वह मान तो जाएगी ना? माँ, पिछले 7 सालों से वह भी हमारा ही इंतजार कर रही है। सच मानव, सजल नेत्रों से कहा मालती देवी ने उत्तर में। मानव ने कुछ फोटोज दिखाए जिसमें वे साथ साथ थे। भाग्यश्री के घर जाकर उसकी माँ से उन्होंने जो कुछ भी कहा वह काबिले तारीफ थी। मुझे अपने बेटे के लिए आपकी होनहार और काबिल बेटी का हाथ चाहिए। आशा है आप मुझे मना नहीं करेंगी। भाग्यश्री की माँ ने नम आंखों से मालती देवी को गले से लगा लिया था। मालती देवी ने भाग्यश्री के गले में सोने का हार पहनाया। अब से मैं तुम्हारी माँ हूँ। मुझे मैडम मत कहना प्लीज, मालती देवी ने याचना भरे शब्दों में कहा। मानव वहीं सोफे पर बैठा मुस्करा रहा था। जैसे ही एकांत मिला तो बोल पड़ा, कहा था न मैंने बारात लेकर आपके घर ही आऊंगा। भाग्यश्री क्या कहती भला? शर्मा कर दोनों हाथों से चेहरे को ढक लिया था उसने।
वाह वाह जी, क्या जोड़ी है बनाई। भैया और भाभी को बधाई हो बधाई, दिव्या ने फिल्मी अंदाज में गाकर दोनों को साथ खड़ा किया। फिर दोनों ने घर के सभी बड़े सदस्यों का आशीर्वाद लिया। माहौल बेहद खुशनुमा लग रहा था।